आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराते हैं आलमी खबरों से बाखबर। कराएंगे आपको आलमी खबरों से तमाम अहम खबरें दिन भर रही उनसे बाखबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गाजा में एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 60 के पार। महलूकीन को नम आंखों से दी गई आखिरी विदाई। तैयब अर्दगान ने इसराइल को बताया टेररिस्ट स्टेट। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। बरतानिया फ्रांस का आजाद तहकीकात का किया मुतालबा। ईरान जौहरी समझौते को बचाने के लिए वजीर खारजा जवाद जरीफ का यूरोपियन ममालिक का दौरा। ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के खारजा सरबराह से की मुलाकात। बरतानिया फ्रांस मुआहदे के हक में। ट्रंप किम मुलाकात से पहले शुमाली कोरिया ने जौहरी साइट को मुनहदिम करने का अमल किया शुरू। वहीं पुंजोमोन समझौते को लेकर के कल शुमाली जुनूबी कोरिया की होगी बातचीत। और अफगानिस्तान में मगरबी सूबे के फरा शहर पर तालिबान का हमला। सिक्योरिटी अफवाज के 30 जवान हलाक, कई जख्मी। मुतादिद इलाकों पर तालिबान ने किया कब्जा। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात अमेरिकी सिफारतखाने की। दरअसल अमेरिकी सिफारतखाना यरूशलेम मुंतकिल करने के बाद उसके खिलाफ एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 60 पहुंच चुकी है। आज हलाक होने वालों की जो तादाद है वो बढ़ गई और इनकी तफदीन अमल में आई और हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद होने वालों को आखिरी विदाई दी। इसराइल सिक्योरिटी अफवाज के जरिए फिलिस्तीनियों के कत्ले आम के खिलाफ फिलिस्तीन में आम हड़ताल है और सदर महमूद अब्बास ने 3 दिन के शोक का भी ऐलान किया है। फिलिस्तीनी इंतजामिया का यह कहना है कि 60 लोगों की मौत के अलावा करीब 2700 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें कुछ की हालत बेहद नाजुक है। फिलिस्तीनी हुकूमत ने इस वाक़े को कत्लेआम बताया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। आज फिलिस्तीन के लोग नकबा की 70वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। 70 साल पहले 1948 में ही दरअसल इसराइल ने आज ही के दिन फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके लाखों फिलिस्तीनियों को नकल मकानी पर मजबूर किया था। हम लोग पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सहयूनी हुकूमत में ये मुमकिन नहीं है। इसराइल ने कत्लेआम मचाकर हमें कुचलने की कोशिश की है, लेकिन वो फिलिस्तीनियों के अज़्म को नहीं तोड़ सकती। इधर गाजा पट्टी में मुजाहिरीन के दौरान जो तमाम मुजाहिरीन थे उनकी बड़े पैमाने पर हलाकतों पर पूरी दुनिया में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जहां पर इन हालातों की मजम्मत की है, वहीं अमेरिका ने इसराइल का दिफा किया है। गाजा में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम पर पूरी दुनिया में बेचैनी पाई जा रही है। 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन ने हलाकतों की सख्त मजम्मत करते हुए इसकी जांच का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी की हाई कमिश्नर रूपर्ट कोलवेली ने कहा है कि इन हलाकतों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। Again, we call for independent, transparent investigations into all cases of death and injury since the 30th of March. Since that date, 112 Palestinians, including 14 children, have lost their lives at the fence and thousands have been injured. And we're extremely worried. वहीं 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हलाकत के बाद भी अमेरिका ने इसराइल का दिफा किया है। अमेरिका ने तशद्दुद के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसराइल को अपनी दिफा का हक है। On this big day for Israel, we say, Mazel Tov. God bless you. God bless Israel and God bless the United States of America. उधर तुर्की ने इस पूरे कत्लेआम के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने इसराइल को दहशतगर्द स्टेट करार दिया।
उन्होंने कहा कि मशरिकी यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी थी और मुस्तकबिल में भी इसकी राजधानी वही रहेगी। Ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır. इसराइल और अमेरिका ने फिलिस्तीन में कत्लेआम को अंजाम दिया है। मैं बहुत अफसुर्दा हूं और उन लोगों पर लानत भेजता हूं जो इस कत्लेआम पर खामोश हैं। इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। इस कत्लेआम से ये बात और वाज़ेह हो गई है। मैं फिलिस्तीनी अवाम के कत्लेआम के खिलाफ मुल्क में 3 दिन के शोक का ऐलान करता हूं। İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa bugün yaptı. उधर यूरोपियन यूनियन ने फिलिस्तीनियों और इसराइलियों से पुरअमन रहने का मुतालबा किया। यूरोपियन यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि इसराइल को गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि 30 मार्च से शुरू हुए एहतजाज में अब तक 109 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि 12,000 लोग जख्मी हुए। 2014 के गाजा वार के बाद से तशद्दुद का ये सबसे बड़ा वाकया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा इस पर तशवीश का इजहार कर रहा है और हंगामी इजलास भी बुलाया गया है। पूरी सूरत हाल पर बातचीत के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अखलाक उस्मानी साहब फोन के जरिए जुड़ चुके हैं। अखलाक सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी शुक्रिया सर, इसराइली हुकूमत गाजा में निहत्ते फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है और अमेरिका इसराइल की मजम्मत करने के बजाय हमास को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए, सबसे पहले आप इसके पूरे बैकग्राउंडर को समझिए कि अमेरिका ने 14 मई 2018 की डेट को ही क्यों चुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से सामीन को ये समझनी चाहिए कि 14 मई 1948 को फिलिस्तीन पे कब्जा करके इन सहयूनी ताकतों ने इसको अपना मुल्क इजराइल बना दिया था। 14 मई 2018 को इसके एग्जैक्ट 70 साल पूरे हुए हैं जी। तो 14 मई को ही अमेरिका ने अपना सफारतखाना मुंतकिल किया है तेल अवीव से ईस्ट जेरूसलम। ये मशरकी जेरूसलम, मशरकी यरूशलेम जो है, ये दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन का अपना शहर रहा है, कदीमी शहर है, माना जाता है 5-6 हजार साल पुराना। आम फिलिस्तीनी 14 मई को नकबा बोलते हैं, उसको नकबा डे मनाते हैं। नकबा का मतलब अरबी में होता है कैटास्ट्रॉफ, बर्बाद करना। तो फिलिस्तीनी मानते हैं कि 14 मई को उनकी तारीख को बर्बाद किया गया, उन्हें नकल मकानी के लिए मजबूर किया गया, उनका मुल्क उनसे छीना गया। तो अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के जले पे बहुत नमक छिड़का है। उन्होंने अपने मुल्क जिस दिन उनका लूटा था और फिर इजरायली और सहयूनी ताकतों ने उनके मुल्क पे कब्जा किया, उसी दिन अपनी सफारत खाने को मुंतकिल किया है। इसलिए उनका गुस्से में आना लाजमी है। अब तक मार्च से ग्रेट रिटर्न मार्च जो चल रहा है, यानी वो फिलिस्तीनी जो अपने मुल्क से बाहर रह रहे हैं वापस अपने घरों को लौटना चाहते हैं, इसमें पिछले मार्च से लेके और 13 मई तक सिर्फ जितने लोग मारे गए थे उतने आधे लोग तो सिर्फ 24 घंटों में मारे गए हैं। ठीक है सर। तो इससे ये पता चलता है कि इजराइल के जो जुल्म है वो फिलिस्तीनियों के ऊपर बहुत बेजा है और ये सीधे सीधे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बेशक सर, लेकिन तुर्की ने अपना सिफारत खाना, अगर बात की जाए तो तुर्की ने अपने सिफारतकार को इसराइल से बुला लिया है और सदर अर्दगान ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत तक करार दिया है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, तुर्की का बहुत रोक ड्यूटिस रहा है। मैं तुर्की को कभी भी नहीं मानता कि वो फिलिस्तीन या फिलिस्तीनियों के हक में काम करने वाला मुल्क रहा है। ये कोई पूछे दुकान से जो इतने बड़े बनते हैं पूरे इस्लामी ममालिक के, कोई उनसे जरा ये सवाल पूछे कि अब तक उनका सफारत खाना खुला हुआ ही क्यों है? कौन सा ऐसा मुस्लिम कंट्री है सिवाय सेंट्रल एशिया को छोड़ दें जिसका सफारत खाना इजराइल में खुला हुआ है? एक मिस्र और एक तुर्की, ये सिर्फ 2 मुल्क हैं जिनके सफारत खाने वहां पे खुले हुए हैं। अब एर्दोगान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के एक हामी और एक रहनुमा बनने के लिए आम फिलिस्तीनियों के खून से अपनी सियासत को चमका रहे हैं। मैं नहीं मानता कि तुर्की किसी भी हाल में फिलिस्तीनियों के साथ है। उनका जो स्टैंड है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था और तुर्की मतलब वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये आप कहने का ड्यूबियस है, संदिग्ध है, मशकूक है। और अगर तुर्की को इतनी हमदर्दी है तो अभी भी सफीर को वापस बुलाया है, उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म नहीं किए हैं। दोनों बातों में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही बात है सर। अपना सफीर तो बेल्जियम ने भी वापस बुलाया है। तो बेल्जियम को
भी उतनी ही तारीफ मिलनी चाहिए जितनी तुर्की को मिल रही है। बेशक इसलिए एर्दोगान सिर्फ नाटक कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सर, आलमी बरादरी के खिलाफ जिस तरह अमेरिका ने यरूशलेम में अपना सिफारत खाना मुंतकिल किया है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में मशरिक़े वस्ता में हालात क्या और बिगड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए कि ईस्ट जेरूसलम, जिसको मशरिक यरूशलेम उर्दू और फारसी में कहते हैं, उसमें अपना सफारत खाना ले जाने में सिर्फ 5 मुल्क हैं दुनिया के, सिर्फ 5। ये 300 से ज्यादा मुल्कों की पूरी दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क ऐसे हैं जो मानते हैं कि इजराइल का दारुल हुकूमत, उसकी राजधानी यरूशलेम है। ये तादाद बहुत कम है। अचानक से इस पूरे मुद्दे को हवा इसलिए मिल गई क्योंकि अमेरिका साथ आ गया और उसने अपना सफारत खाना वहां मुंतकिल किया है। वरना पूरी दुनिया तकरीबन 99% इस बात को आज भी कबूल नहीं करती है कि यरूशलेम इसराइल का हिस्सा है। यरूशलेम पे 1967 में अरब इजराइल वॉर में इजराइल ने कब्जा किया था। तभी शहर के 2 टुकड़े हुए माना गया कि जो ईस्ट जेरूसलम है, यानी मशरिक़ यरूशलेम है, जहां मस्जिद अक्सा है, वो हिस्सा फिलिस्तीन का है। अब अमेरिका ने अपना सफारत खाना मुंतकिल किया है, तो ये माना जा रहा है कि अमेरिका ने मान लिया है कि पूरा यरूशलेम इसराइल का है, जो इसराइल का भी दावा है। दरअसल कॉन्फ्लिक्ट ये है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आज भी पूरी दुनिया इस बात को कबूल नहीं कर रही है कि यरूशलेम इसराइल का हो चुका है। बेशक सही बात है। अमेरिका अपने आप समझे या उसके कुछ 1-2 हामी समझे, उससे हकीकत बदल नहीं जाती। बिल्कुल सही बात सर कह रहे हैं आप। लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इधर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया है और यह इजलास कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल के ज्यादातर मेंबरान ने गाजा में फिलिस्तीनियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज यरूशलेम में अमेरिकी सफारत खाने के इफ्तिताह के मौके पर किए जाने वाले एहतजाज के दौरान इसराइली फौजियों की फायरिंग में कम अज कम 60 फिलिस्तीनी हलाक हुए हैं। जख्मी होने वाले मुजाहिरीन की तादाद 2000 से ज्यादा है। अमेरिका ने इस पुरतशद्दुद वाक़े के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ट्रंप की मुलाकात से पहले शुमाली कोरिया ने जौहरी तजर्बों के लिए मखसूस इलाके को मुनहदिम करने का अमल शुरू कर दिया है और प्योंगयांग जराये के मुताबिक पिंगरी नामी इस तजर्बाती इलाके के खात्मे का काम इस हफ्ते मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। इसके बाद गैर मुल्की सहाफियों के दौरे की उनको दावत दी जाएगी। शुमाली कोरिया के वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि जनूबी कोरिया, अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन के सहाफियों को तबाह किए गए मकाम का मुआयना कराया जाएगा। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने इस कदम का खैर मकदम किया है। किम ट्रंप मुलाकात से पहले शुमाली कोरिया यह दिखाना चाहता है कि वो अपने जौहरी मंसूबों को तर्क करने पर अमल पैरा है। उधर शुमाली और जनूबी कोरिया के बीच पुंजमोन समझौते के इस समझौते को लेकर के दरअसल कल आला सतही बातचीत होगी और इस मुज़ाकरात का मकसद पनमुंजम समझौते को लागू करने के अमल पर बातचीत करना है। जनूबी कोरिया ने दरअसल इस बात की जानकारी दी कि दोनों मुल्कों के आला अहलकार की मुलाकात सरहदी शहर पनमुंजम सीमा में ही होगी। वाज़ेह रहे कि पनमुंजम समझौते का मुश्तरका ऐलान जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की मौजूदगी में गुज़िश्ता 27 अप्रैल को की गई थी। समझौते के मुताबिक दोनों मुल्क के बीच चल रही कशीदगी को कम करना और कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करना है। इसके अलावा इस समझौते में दोनों मुल्कों को जदीद रेल और सड़क से जोड़ने की भी बात की गई है। 2015 में हुए जौहरी समझौते को बचाने के लिए ईरान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन और रूस के बाद ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ यूरोप के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने यूरोपियन खारजा उमूर की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी से मुलाकात की है।
जराये के मुताबिक इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने ईरानी जौहरी मुआहदे की मुस्तकबिल को लेकर के इस पर तफसील से बातचीत की। जरीफ ब्रुसेल्स में यूरोपियन खारजा के एक इजलास में भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने ईरान के साथ जौहरी समझौता तोड़ दिया था, लेकिन यूरोपियन ममालिक इस समझौते के हक में ही हैं। वहीं ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली अकबर सालेह ने कहा है कि अगर यूरोपियन ममालिक इस समझौते पर कायम रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू कर देगा। हम लोग पुरुम्मीद हैं कि यूरोपीय ममालिक इस मुआहदे को बरकरार रखेंगे। अगर वो इस समझौते के तमाम पहलुओं को बरकरार रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा ज्यादा बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे। उधर फ्रांस और ब्रिटेन ने एक बार फिर से ईरान के जौहरी समझौते में बने रहने के इशारे दिए हैं। दोनों ममालिक का यह कहना है कि वो जौहरी मुआहदे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के वजीर खारजा जीन येव्स ले ड्रिन ने लंदन में अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने न्यूक्लियर डील पर भी बातचीत की। ली ड्रियन ने यह कहा कि हम इस समझौते को बचाए रखने के अलावा इत्तेहाद भी कायम रखना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के बैनुल अक़वामी समझौते के पीछे हट जाने का ये मतलब नहीं कि समझौता खत्म हो गया। वहीं बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो ईरान में रिजीम चेंज के हक में नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बल्कि ईरान को जौहरी हथियारों से दूर रखना चाहते हैं वो, इसलिए वो इस समझौते में हैं। I have to tell you that I do not believe that regime change in Tehran is the objective that we should be seeking. And I must be very clear with the honourable gentleman that I think that we might conceivably achieve regime change at some stage in the near future, but I cannot with any confidence say that that would be a change for the better. Because it seems equally plausible to me to imagine that Qasem Soleimani of the IRGC could put himself in a very good position to take over from Ayatollah Khamenei, for instance. और पूरी सूरत हाल पर बातचीत के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब फोन के जरिए जुड़ चुके हैं। शौकत सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी शुक्रिया सर, अमेरिका के जरिए ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ने के बाद ईरान हुकूमत इस समझौते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा यूरोप के दौरे पर हैं। आपको क्या लगता है, ये डील बच जाएगी अब? देखिए, ऐसा है कि डील से तो अमेरिका निकल चुका है, ये सबको पता है कि JCPOA के जरिए जो मुआहदा हुआ वो पूरी तरीके से अमेरिका ने उससे हटने का ऐलान कर दिया है। अब ये देखना है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो कितना इनका साथ देता है और बाकी जो कंट्रीज हैं वो ईरान के साथ कितना स्टैंड लेते हैं। अभी तो जैसा दिख रहा है कि ब्रिटेन ने भी अपना स्टैंड बहुत खुल के कर दिया है कि भाई इन्होंने गलत किया है। अभी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर दौरे के ऊपर है, जहां जहां जा रहे हैं, अभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके अंदर भी सब इनके सपोर्ट की बातचीत कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ये सपोर्ट इनको कंटिन्यू करेंगे अमेरिकन प्रेशर में, यूरोपीय, क्योंकि अमेरिका तो प्रेशर बना रहा है, ठीक है। लेकिन सर, ईरान ने यह कहा कि अगर यूरोपियन ममालिक के साथ बात नहीं बनती है तो वो अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू कर देगा। ऐसे हालात में क्या अमेरिका इस्राइल ईरान पर हमला कर सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि ईरान पर हमले की तो पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन डर इनको सबसे बड़ा है कि ईरान ने जो मिसाइल्स बना रखे हैं और जिसको बीच में ये ला रहे हैं कि भाई वो मिसाइल्स को मतलब उसको जो है उनका एक्सपेरिमेंट जो है और उसको बनाना बंद कर दें। वजह क्या है कि अब ईरान के पास कुछ बचा नहीं है सिवाय लॉन्ग रेंज मिसाइल के। तो वो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है सब इनके अड्डों की इज्जत के अंदर है और ये इनको सबसे गोल्डन चांस मिल गया है इसराइल को कि सऊदी अरब की एयर स्ट्रिप इस्तेमाल करने के बाद जो है वो ईरान पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये इतना भारी हो जाएगा, आप देखिए लेबनान में हिजबुल्लाह भी बिल्कुल एक्टिव हो गया है और कल जो बयान उन्होंने दिया है कि हमने जो मिसाइल मारे थे 50-60 इसराइल के ऊपर, अभी मैंने गोलान हाइट्स पर मारे हैं, अब तो हर जगह इसराइल मारेंगे। कुछ भी हो सकता है, यानी कि जंग के हालात पैदा हो सकते हैं। सर, आप ये कम से कम इस तरह से आप इशारा कर रहे हैं। चलिए सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आपको बीच में ही रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। हम बढ़ रहे खबरों में आगे। अफगानिस्तान में तालिबान के एक हमले में सिक्योरिटी अफवाज के
30 जवानों की मौत हो गई है। हमले में कई जवान जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक तालिबान ने यह हमला अफगानिस्तान के मगरबी सूबे के फराह शहर में किया है। हमले के दौरान उन्होंने कई चेक पोस्ट को तबाह कर दिया। अफगान हुकूमत ने फराह के इलाके में हमले की तस्दीक की है। उधर तालिबान के तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तालिबान के मुताबिक उनके जंगजुओं ने मुख्तलिफ सिमतों में शहर पर धावा बोला और मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अफगान फिजाइया की तैयारियों में अक्सरियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि इसी साल मार्च में भी तालिबान ने फराह सूबे में सिक्योरिटी अफवाज को निशाना बनाया था और उस हमले में 15 अफवाज मारे गए थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर रमजान से मुताल्लिक आ रही है। दरअसल सऊदी अरब में आज चांद नहीं दिखाई दिया है और रमजान का चांद आज नहीं देखा गया सऊदी अरब में। और यह माना जाता है कि एक दिन बाद जो है वो जब सऊदी में चांद दिखता है तो उसके अगले दिन हिंदुस्तान में चांद दिखाई देता है। अब सऊदी अरब में 17 मई को पहला रोजा होगा और 16 मई से तरावी शुरू होगी। तो सऊदी अरब में 16 मई से तरावी शुरू होगी और 17 मई को रमजान होंगे। सऊदी अरब में आज दरअसल रमजान का चांद नहीं दिखाई दिया। आज ये इम्कान जाहिर किए जा रहे थे, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद आज सऊदी अरब में रमजान का चांद दिख जाए और कल से यानी कि 16 तारीख से वहां पर रमजान शुरू हो जाएगा और आज से ही सऊदी अरब में तरावी शुरू हो जाती, ये अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन फिलहाल आज सऊदी अरब में चांद नहीं दिखा है और अब 17 मई को वहां पर पहला रोजा होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसी तरह से अब हिंदुस्तान में भी एक दिन बाद रोजा शुरू होगा, जो अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा था। सऊदी अरब में 17 मई को पहला रोजा होगा और 16 मई से तरावी शुरू होगी। इसका सीधा सा मतलब कि हिंदुस्तान में भी रमजान जो है वो जो अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा था उसके एक दिन बाद होगा। बढ़ते आगे, इराकी पार्लियामेंट इंतखाबात की अगर बात करें तो इसमें कामयाबी के बाद शिया मजहबी रहनुमा मुक्तदा अल सदर ने टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम करने का इशारा दिया है और अल सदर ने यह कहा है कि उनकी हुकूमत की तरजीहात में इस्लाहात पर दरआमद भी शामिल होगी। वाज़ेह है कि इराक में हुए आम इंतखाबात में इब्तदाई नताइज में मुक्तदा अल सदर के सियासी इत्तेहाद सायरोन को बरतरी हासिल है और इराकी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बगदाद में मुक्तदा अल सदर को बड़ी जीत हासिल हुई है। वज़ीर आज़म हैदर अल इबादी की जमात को शिया अक्सरियती इलाके में कम वोट पड़े। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक अल फतह इत्तेहाद दूसरे और हैदर अल इबादी की अल नस्र इत्तेहाद तीसरे नंबर पर है। साल 2018 के मुंबई हमलों को लेकर के मुतनाज़ा बयान देने के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गद्दारी वतन की अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी सियासी पार्टी के पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुर्रम नवाज गुंडपुर ने दाखिल की है। इसमें यह कहा गया है कि शरीफ का बयान कौमी सलामती और मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ है। जराये के मुताबिक अर्जी में शरीफ के अलावा वजीर दाखिला एहसान इकबाल का भी नाम शामिल किया गया है। इधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज जजीरा नुमा क्रीमिया को रूस के बकिया हिस्से के साथ मिलाने वाले एक पुल का इफ्तिताह कर लिया। ये दरअसल ये ऐसा पुल है जो इस इलाके को बकिया रूस से जोड़ेगा। अभी तक इसका ताल्लुक नहीं था एक तरीके से रूस से। खास बात यह है कि इसी दौरान रूसी सदर पुतिन ने खुद ट्रक चला करके इस पुल पर कई किलोमीटर तक का सफर तय किया, जो कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। यूक्रेन ने इस मंसूबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इस पुल की वजह से बड़ी बहरी जहाज उसकी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सकेंगे और 19 किलोमीटर लंबे ब्रिज रूस के साथ साथ यूरोप का भी तवील तरीन पुल है।
इधर अमेरिका के हवाई जजीरे में किलवा आतिशफशा लगातार 13वें दिन भी आग उगल रहा है और आतिशफशा से 100 फीट ऊंची लावे की धार निकल रही है। और दूसरी तरफ बचाव दल जो हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानियां इसकी वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि आतिशफशा के आसपास रह रहे बहुत से लोगों ने वहां से हटने की उनसे बात की जा रही थी, उनसे जो दरखास्त की जा रही थी उससे उन्होंने इनकार कर दिया है। आतिशफशा से लगातार लावा निकलने की वजह से जंगल में आग लगने के वाकये भी शुरू हो गए हैं। और वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।